ओके चलिए भाई साहब एक सवाल से स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल सेक्शन में। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन सन एंड जुपिटर, अज्यूम दैट द मास ऑफ द सन इज 2 × 10⁻30 kg, the mass of Jupiter is 1.89 × 10⁻27 kg and the radius of the Jupiter's orbit is 7.73 × 10⁻11, use G is equal to 6.67। ठीक है, एक तो तकलीफ ये है कि ना आपकी यहाँ पे नोटबुक निकलती है और ना ही घर में। ठीक है, चलेगा मुझे, बट कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन सन एंड जुपिटर। ठीक है, तो समझ लो आपका मास ऑफ सन है और मास ऑफ जुपिटर है। ठीक है, अज्यूम दैट द मास ऑफ द सन इज, तो मास ऑफ सन आपको दिया हुआ है कितना है भाई साहब, 2 × 10⁻30 kg दिया हुआ है। ठीक है, और मास ऑफ जुपिटर क्या दिया हुआ है भाई साहब आपका 1.89 × 10⁻27 kg। ठीक है, रेडियस ऑफ द जुपिटर्स ऑर्बिट, ये सन है भाई साहब और जुपिटर जो है सन के आजू बाजू ऐसे घूम रहा है, इस रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब 7.73 × 10⁻11। सो रेडियस इज हाउ मच, 7.73 × 10⁻11 मीटर। फिजिक्स के सवालों में आपको सबसे पहले ये देखना है जो डेटा आपको दिया हुआ है वो बराबर किस में होना चाहिए, एसआई यूनिट में होना चाहिए। एसआई यूनिट में मास का क्या होता है भाई साहब, केजी होता है यूनिट। ठीक है, और मतलब डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। सो इट इज परफेक्टली फाइन, नो चेंजेस रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, यहाँ पे भी इस यूनिट में कहीं भी कोई चेंजेस की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। ठीक है, ओके, कैलकुलेट द फोर्स। कौन सा फोर्स है भाई साहब, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, G(m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, G मास ऑफ सन मास ऑफ जुपिटर अपॉन भाई साहब r का स्क्वायर। G की वैल्यू यहाँ पे 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ सन की वैल्यू कितनी दी हुई है देखो, 2 × 10⁻30। ठीक है, मास ऑफ जुपिटर 1.89 × 10⁻27 अपॉन r का स्क्वायर, दैट इज 7.73 × 10⁻11, इसका भाई साहब स्क्वायर। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जब आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करने होते हैं ना, अभी समझो यहाँ पे आप फंसोगे भाई साहब इसका स्क्वायर फिर इसके साथ डिवीजन, तो कैसे करें इन चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ आप अगर एमसीक्यू में हैं तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर एमसीक्यू में इस टाइप का सवाल आ गया तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिस्क्रिप्टिवली दिखाना हो तो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। फिर भी अगर समझ लो सिचुएशन ऐसी है कि आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये आया हुआ है। ठीक है, 3-4 मार्क्स जहाँ का भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आपके पास 1 ही मिनट बाकी है एग्जामिनेशन हॉल में, या आपके पास और भी बहुत सवाल हैं जो करने हैं और आप इस सवाल में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा, और ये वाला मेन फार्मूला ये सब तो लिखना ही पड़ेगा आपको। इसमें ज़्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं, फंसेंगे आप यहाँ पे इस कैलकुलेशन में। अगर मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यू हैव टू डू इट मैथमेटिकली कैलकुलेटिंग, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, यू हार्डली हैव टाइम फॉर दिस एंटायर इक्वेशन टू बी सॉल्व, और मे बी यू हैव मोर अदर प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व बिफोर यू फिनिश ऑफ। ठीक है, अगर आपके पास टाइम की कमी है तभी मैं जो बोल रहा हूँ वो कीजिएगा, अदरवाइज अगर भरपूर टाइम है तो कीजिए। ठीक है, करना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको झोलकट भी बोलेंगे। ठीक है, ये आपका अगर एमसीक्यू में आता है तो आपके 4 ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस में आप क्या ऐसे करोगे, देखो यहाँ पे आप राउंड ऑफ करना चालू करो। 6.67 को क्या लिखेंगे हम, किसकी तरफ ज़्यादा है वो, 7 की तरफ। ठीक है, चलिए 7, 6.67 को हमने लिख दिया 7। हर सवाल में ऐसा मत करना, और ना ही मुझे, मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, हर सवाल में ऐसा मत करना, और ना ही मुझे बोलना सर ने तो ऐसा बोला था। नहीं भाई, मैं आपको सिर्फ एक कंडीशन पे बोल रहा हूँ, ऐसा कीजिए जहाँ पे आपके पास टाइम नहीं बाकी है लेकिन सवाल को निपटाना है, या एमसीक्यू वाला सवाल है। 4 ऑप्शंस हैं, अभी 4 ऑप्शंस में से अगर आपको टिक करना है एक पे, तो इतनी मेहनत तो नहीं बनती है, क्योंकि 1 मार्क्स का सवाल है। अगर 3-4 मार्क्स का सवाल है तो आपके लगभग 1-2 मार्क्स तो इसी में आ जाएंगे, बाकी रहा आंसर का 1 मार्क्स। अगर आंसर का 1 मार्क्स में आप नियरेस्ट डेसिमल पॉइंट तक पहुंच जा रहे हैं, नियरेस्ट, ठीक है, तो भी आपको 1 में से आधा मिल ही जाएगा। मैं आपको सिर्फ मार्क्स का हिसाब बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये हो गया कितना, 6.67 की जगह पे हम 7 लिख सकते हैं नियरेस्ट। ओके,
7 इंटू 2 लिख लो भाई साहब, ठीक है। 1.89 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 अप्रोक्सीमेटली 2, ठीक है। अभी आते हैं भाई साहब 10 वाले पावर्स में। यहाँ पे क्या है बोलो, -11, ठीक है, +30 + 27, ठीक है, ओके। 7.73 की जगह पे 8 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। 8 का स्क्वायर कितना हो गया बोलो, 64। 10⁻11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 10⁻22, ठीक है। चलो अभी फटाफट कट्टम कुट्टम करो, 2 32 जा, 2 1 जा, 2 2 16 जा, कितना आ गया बोलो भाई साहब आपका, 7/16, 7/16 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 10, यहाँ पे भाई साहब 30 + 27 कितना आ गया, 57, 57 - 11 ये हो गया भाई साहब आपका 66, और नीचे का 22 क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। सॉरी 46 - 22 हो गया ये, तो ये हो गया आपका 6 से 2 गया कितना भाई साहब, 4 24, 10⁻24। अभी ये 7/16 है, 7/16 को अप्रॉक्सीमेटली अब 7/14 मान सकते हैं भाई साहब। और अगर 7/14 होता था तो कितना होता था भाई साहब, 1/2 मतलब 0.5, समझ में आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 0.5 इंटू 10⁻24 आ जाएगा। ये झोल मत करना अगर लेंदी क्वेश्चन है और आपके पास टाइम है तो। अगर इफ यू आर रशिंग थ्रू इट एंड यू नीड एन आंसर, क्लोज इट ऑन दिस, ठीक है। देखो 7/16 है, अगर मैंने इसको 7/14 माना क्लोजेस्ट, ठीक है, तो 1/2 होगा, लेकिन आपका डिनोमिनेटर इससे ज़्यादा है, तो आप क्या कर दो भाई साहब, यहाँ पे 1 पॉइंट लिख दो भाई साहब। ये 5 से थोड़ा सा लेस होगा, अप्रॉक्सीमेटली लिख दो 47 इंटू 10⁻24। ऐसा झोल आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है इक्वेशन। वरना भाई साहब इसका 7.73 का स्क्वायर करते बैठोगे, फिर इससे इसको डिवाइड करोगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करके तुम्हारा 5 मिनट तो भाई साहब इस सवाल में जाने वाला है। ये कौन आने वाला है, अरे उधर है, सबको बोल दो उधर ही है, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। जरा उसको कोई, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड द रेडियस ऑफ द जुपिटर्स ऑर्बिट कैलकुलेट द फोर्स। तो ये इन दोनों के बीच में फोर्स ये कितने में आ जाएगा, देखो 0.47 है ना अप्रॉक्सीमेटली, इंटू 10⁻24 न्यूटन। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4.7 इंटू 10⁻23 न्यूटन। अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। आप ये जो मैंने आपको सिखाया ये सिर्फ यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा। जब आप 11th में जाएंगे या 12th में जाएंगे और जब आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं जैसे IIT नीट, तो वहाँ पे हम इस तरह से सवालों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ MCQs आते हैं और वहाँ पे आपको फटाफट सवालों को निपटाना रहता है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शंस रहते हैं उसमें जो क्लोजेस्ट होगा, जो वैल्यू मेरी निकली है उस पर आप टिक कर दोगे, ठीक है, क्लियर है। तो देखो वही लिखना है आपको, देखो कितना आया, देखो यहाँ पे 4.219 इंटू 10⁻23, ये बराबर कैलकुलेशन के साथ आया है। और मेरा कितना आया था अप्रॉक्सीमेटली, मैंने आपको बोला अंदाजन 4 पॉइंट कुछ तो आ ही जाएगा, और 10⁻23 न्यूटन। तो अगर आपने मेरा वाला आंसर लिखा जैसे मैंने कैलकुलेट करके दिया, जिसको शायद ही 1 मिनट लगेगा, ठीक है, तो आपको कम से कम इस फाइनल आंसर में अगर इसका वेटेज 1 मार्क्स का होगा, कम से कम आधा तो मिल जाएगा आपको, ठीक है, ना कि पूरा सवाल तुम कैलकुलेशन के लिए छोड़ के आओ, ठीक है। सो दीज आर सम स्मार्ट टैक्टिक्स दैट यू कैन यूज फॉर डूइंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, ठीक है, ओके। लेकिन हर सवाल पे नहीं करना ऐसा झोल, ये झोल है, साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब ये बोर्ड में सवाल आया हुआ है, राइट प्रॉपर आंसर, F = G(m1m2/d) का स्क्वायर, देन F = यहाँ पे कितना हो जाएगा, फालतू वाला सवाल है, देखो दिया ही हुआ है आंसर, 2019 का सवाल है ये, 1 मार्क्स का, तो कितना हो जाएगा G(m1m2) अपॉन कितना हो जाएगा 3D का स्क्वायर, दैट इज 9D का स्क्वायर, ठीक है, 3D का स्क्वायर मतलब आपका हो गया 9D का स्क्वायर, क्लियर है, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, the acceleration produced in a body under the influence of gravitational force of earth alone is called due to acceleration due to gravity। किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है सिर्फ और सिर्फ अर्थ के वजह से, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जैसे आप अगर कोई गाड़ी भगा रहे हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, वहां पे गाड़ी का, श्री राम, ठीक है, अगर आप कोई गाड़ी भगा रहे हैं तो वो गाड़ी के मोटर का एक्सेलरेशन है वो, ठीक है, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ अर्थ्स एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी जैसे समझ लो ये फ्री फॉल है, तो ये भाई साहब जो गिरा ये एक एक्सेलरेशन से गिरा, कौन सा एक्सेलरेशन है ये भाई साहब, दिस इज बेसिकली व्हाट
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब आप बिल्डिंग के लिफ्ट में हैं और जब आप उतर रहे हैं, आर यू अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? भाई साहब जिंदा नहीं बचोगे, ठीक है। जो लिफ्ट आपकी उतर रही है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नहीं उतर रही है, बहुत कंट्रोल्ड वे में उतर रही है वो। अगर उस लिफ्ट का जो रोप है किसी ने काट दिया तब जब आप गिरोगे तो वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और तब जिंदा बचना मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नहीं गिर रहे हो। व्हेन यू आर डिसेंडिंग इन अ लिफ्ट, in an elevator, whether it is in your building or when it is in a mall, wherever, when you are descending, it's not descending with acceleration due to gravity, it is lesser than acceleration due to gravity। वो आपका फ्रिक्शन से और वो आपके अलग मैकेनिज्म से धीरे धीरे उतार रहा है उसको, ठीक है। जोर से गिरे भाई साहब तो जैसे अगर आप समझो वो मेले में वो झूला चल रहा है, अगर वो जप से नीचे गिरा पब्लिक बाहर साहब बाहर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत जोर से कोई गिर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुम यहाँ से यहाँ कूदोगे तो शायद एक दो हड्डी टूट सकती है, वहाँ से कूदे तो जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे हाइट बढ़ाते रहोगे तो सोचिए ना इस चीज़ को, क्योंकि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कूद रहे हैं, बहुत ज़्यादा होती है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो योर लिफ्ट इज नॉट अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ अलोन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? देखो, ठीक है, m बी द मास ऑफ अर्थ, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या कर रहे हो तुम तब से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज गिवन एज F इज इक्वल टू Gm, ठीक है। Gm हो गया मास ऑफ अर्थ, ये हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। तो F बाई m इज इक्वल टू Gm r का स्क्वायर, और F बाई m होता क्या है? एक्सेलरेशन। यही हो जाएगा आपका G, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे G क्या आ जाएगा? सो लेट्स से अगर आपका यहाँ पे एक अर्थ है, दिस इज बेसिकली अर्थ एंड हियर यू हैव अ बॉडी, ठीक है, और लेट्स से द बॉडी इज ऑन द अर्थ इटसेल्फ। तो आपके बॉडी का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है भाई साहब? r का डिस्टेंस है, दिस इज बेसिकली r, ठीक है। सो F जो समझ लो इसका मास है m और मास ऑफ अर्थ है आपका m। सो F विल बी इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाई r का स्क्वायर, G कैपिटल M स्मॉल m बाई r का स्क्वायर। क्लियर है? ओके। अगर हमने यहाँ पे F अपॉन m कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Gm बाई r का स्क्वायर हो जाएगा, और F बाई m क्या हो जाएगा बोलो? F बाई m हो जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि आपका F क्या होता है? m इंटू a, इन दिस केस इट विल बी एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा Gm बाई r का स्क्वायर, और इसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कभी भी अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आता है, अगेन थोड़ा सा झोल करेंगे आप। इसमें क्या करेंगे? सब वैल्यूज डाल दीजिए, 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10⁻24 kg है भाई साहब, और r भाई साहब कितना है? 6400 किलोमीटर होता है भाई साहब, ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे तो 6.4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1 2 3, 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 इसका स्क्वायर। आप इसको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आप लिख दोगे भाई साहब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। G विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये F बाई m को हम क्या लिखेंगे भाई साहब? दिस F बाई m इज रिटन एज G, दैट इज फोर्स बाई मास, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। So from equations 1 and 2 we have acceleration due to gravity on the earth's surface as G is equal to Gm by r का square. From the above relation, acceleration due to gravity on the earth's surface depends upon the mass of the earth and the distance r of the object. तो मोर ने सो रहा है बैठ के सामने। Mass of the earth, r of the object from the center of the earth, that is the radius of the earth, ठीक है। ओके, एक चीज और है जो आपको समझनी है भाई साहब, क्या होता है? जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते जाते हैं, ठीक है, इनसाइड द अर्थ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसा रहेगा, और आउटसाइड द अर्थ ये भाई साहब कम होता जाएगा। देखो, अर्थ से आप जितना दूर जाते रहेंगे क्या होगा? आर क्या होगा? बढ़ता रहेगा। अगर आर बढ़ता रहेगा, आर कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में कि न्यूमिनेटर में? डिनोमिनेटर में। तो आर स्क्वायर भी बढ़ता रहेगा।
जितना आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती रहेगी। तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है भाई साहब, आउटसाइड द अर्थ कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इनसाइड द अर्थ ये बढ़ती रहेगी, ठीक है। ओके, so change along the surface of the earth, the radius of the earth at the poles is less than that of the equator, hence the value of g is highest at the poles and decreases slowly while, तो आप देखो अगर पोल्स पे देखोगे आप अप्रोक्सीमेटली 9.8 है और अगर आप इक्वेटर पे जाओगे 9.7 है। क्यों है ये भाई साहब, वाई वाई वाई, क्योंकि आपका रेडियस जो है, तो देखो अर्थ हमारा कैसा है, अर्थ इज बेसिकली नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। परफेक्ट स्फीयर किसको बोलते हैं, जिसका रेडियस कांस्टेंट हो, ठीक है, इस तरह के गोलाकार को हम परफेक्ट स्फीयर बोलेंगे, ठीक है। बट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज एलिप्टिकल, ठीक है। ये भाई साहब ऐसा एलिप्टिकल है, तो ऑब्वियसली एलिप्टिकल अगर एलिप्टिकल है तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो रेडियस है, दिस रेडियस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, चाहे आप रेडियस को ऐसे लो चाहे आप रेडियस को ऐसे लो, दिस रेडियस एंड दिस रेडियस बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम भाई साहब इसमें आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेडियस एट द इक्वेटर और ये हो गया आपका रेडियस ऑफ द पोल्स, सेंटर ऑफ द अर्थ से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस एट इक्वेटर एंड दिस इज रेडियस एट पोल्स। डेफिनेटली आपका रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन रेडियस एट पोल्स, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। अभी आपने g की वैल्यू क्या निकाली है भाई साहब, g की वैल्यू है gm बाई r का स्क्वायर, gm बाई r का स्क्वायर, वे r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अगर मैंने इसको कांस्टेंट ले लिया, जो कांस्टेंट होगा ही, और मास ऑफ अर्थ दोनों केसेस में कांस्टेंट ही होगा, चाहे आप इक्वेटर से कैलकुलेट करने की कोशिश करें या पोल से कैलकुलेट करने की कोशिश करें, मास ऑफ द अर्थ इन बोथ द केसेस इज गोइंग टू रिमेन द सेम। सो आपका भाई साहब यहाँ पे g ऑफ इक्वेटर कितना हो जाएगा, gm बाई रेडियस ऑफ इक्वेटर का स्क्वायर, ठीक है। ओके, g अगर पोल्स में देखेंगे हम तो gm बाई r ऑफ पोल्स का स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है किसके साथ, रेडियस के साथ, रेडियस के स्क्वायर के साथ। तो अगर रेडियस बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, अगर रेडियस बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। रेडियस कहाँ पे बढ़ गया है, इक्वेटर पे बढ़ गया है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज मिनिमम। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज मिनिमम। और साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे लीस्ट है, सबसे कम रेडियस आपका पोल्स का रेडियस है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स, तो सबसे कम मतलब ये आपका ड्रॉप होगा, आर आपका कम हो जाएगा तो आपका जी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज मैक्सिमम। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 9.8, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच 9.8, और इसका वैल्यू कितना हो गया देखो 9.78। वाई, बिकॉज पोल्स सॉरी अपना इक्वेटर में आपका मिनिमम बहुत कम डिफरेंस है, देखो 9.83 है, उधर 9.78 है, वेरी माइन्यूट डिफरेंस इज देयर एंड दैट इज सोनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द रेडियस। It has got nothing to do with universal gravitational constant, because in both the cases the value of universal gravitational constant is going to remain the same, which is 6.67 into 10 raised to minus 11, ठीक है। And in both the cases mass of earth is also going to remain the same, which is approximately 6 into 10 raised to 24 kg. All that is going to change is basically radius. Radius at equator is lesser than radius at poles. Are we clear on this one people? The radius of the earth at the poles is less than that of the equator, hence the value of g is highest at the poles and decreases slowly while decreasing latitude. Decreasing latitude मतलब कैसा होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, लैटिट्यूड होता है, देखो ये स्फीयर है अर्थ का, ऐसे ऐसे जो गोल लाइंस होते हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। तो जैसे जैसे आपका भाई साहब लैटिट्यूड क्या होता जाता है भाई साहब, विद डिक्रीज स्लोली विद डिक्रीजिंग लैटिट्यूड, जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या आप साउथ की तरफ जा रहे हैं, लैटिट्यूड का डिक्रीज हो रहा है, और लैटिट्यूड के डिक्रीज के चलते क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ने लगेगा, ठीक है, ओके। चेंज विथ हाइट, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, चेंज विथ डेप्थ, the value of g is maximum on the surface of the earth, as the depth of an object increases the value of g decreases, ठीक है। ये थोड़ा सा अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है, इस चीज को देख लेते हैं भाई साहब जो आपके कोर्स में फिलहाल नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, यहाँ पे समझ लो अगर आप अर्थ के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है,
तो आपका यहाँ पे ये r हो गया और लेट से ये हाइट हो गई h, तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, gm अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप अगर हाइट h पे गए तो g की वैल्यू क्या हो जाएगा, gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख रहे हो भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है, क्या हो गया भाई साहब, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, g की वैल्यू कम हो जाएगी। सो एज एंड व्हेन यू गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, धीरे 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 आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा एंड फाइनली यू विल कम टू अ पॉइंट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स जीरो। आप फाइनली एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहां पे भाई साहब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आप पे एक्ट करेगी वो जीरो हो जाएगी, और इसी को हम बोलेंगे कि भाई साहब बॉडी अभी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा चुकी है, ठीक है। आप आगे चल के देखेंगे देयर इज अ वेलोसिटी विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब आप कितना वेलोसिटी एक बॉडी को दे और लॉन्च करें अर्थ से ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, और इसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, अभी जब हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो आप बोलेंगे अर्थ के अगर हम अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पे r माइनस डी ऐसा होना चाहिए, है ना। ये फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एज एंड व्हेन यू गो डीप इनसाइड द अर्थ देन ऑल्सो योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज, ठीक है, और फाइनली इस पॉइंट पे आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको आप हायर क्लासेस में समझेंगे, फिलहाल ये समझिए कि जब आप, ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये समझ लो अर्थ के रेडियस पे अभी आप जीरो पे हैं, मतलब कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा भाई साहब, जीरो। अभी आप यहाँ पे आए तो आपका ऐसे बढ़े, ठीक है, यहाँ पे आए तो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, यहाँ पे आए तो यहाँ पे और बढ़ेगा। अभी आप कहाँ पे आ गए भाई साहब, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मतलब आपका रेडियस कितना हो गया भाई साहब, r हो गया। दिस विल बी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी इसके बाद क्या होगा भाई साहब, ये सिस्टम चलेगा, आपका r अभी r प्लस h होगा, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाता जाएगा, और इसीलिए आपको इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो आप ग्राफ में दिखाने की कोशिश कर रहे हो जहां पे फैक्टर्स ऐसे रिलेटेड होते हैं, दैट इज a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ b, वो भाई साहब ऐसे ही होगा, इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ b, वो ऐसे ही दिखेगा। क्लियर है? आर वी क्लियर? तो आपका देखो इस तरह से बढ़ता, सेंटर ऑफ द अर्थ में कितना हो गया, जीरो, बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और कहां पे, एट द रेडियस ऑफ द अर्थ कितना हो गया भाई साहब, g, और फिर क्या हो गया, ये ड्रॉप हो गया। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है? वी आर थ्रू टू दिस? ओके, चलिए। द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, तो जैसे जैसे भाई साहब आपका इंक्रीज इन हाइट होता रहेगा, वैल्यू g डिक्रीजेज। चेंज विथ डेप्थ, द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एज द डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ g डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट की वैल्यू आप यही सोचेंगे ना कि भाई साहब r तो अभी डिक्रीज हो रहा है, मतलब g की वैल्यू बढ़नी चाहिए। अगर मैं अर्थ के अंदर जा रहा हूं तो r की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, मतलब g की वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उल्टा होगा। जैसे जैसे आप अंदर जाते रहेंगे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता रहेगा, और इस चीज़ को हम हायर स्टैंडर्ड्स में समझते हैं, फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। इसका एक डेरिवेशन है जहाँ पे हम इस चीज़ को समझते हैं। तो जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते रहेंगे, देखो यहाँ पे आप अर्थ के अंदर जा रहे हैं, और फाइनली आप कहाँ पे आ गए भाई साहब, अर्थ के सेंटर पे। नोबडी हैज स्टिल बीन एबल टू रीच द सेंटर ऑफ और कोर ऑफ द अर्थ, लेकिन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम जीरो। एज एंड व्हेन यू आर वॉकिंग और मे बी आउट इमर्जिंग कर रहे हैं आप, राइट अप टू रेडियस इट विल बी मैक्सिमम, और उसके बाद फिर से डिक्रीज होगी, ठीक है। ओके, सो चेंज विद डेप्थ, द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एज द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ g डिक्रीज हो जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ g बिकम जीरो, एकदम सेंटर पे कितना रहेगा भाई साहब, वैल्यू ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम जीरो। मास एंड वेट, ठीक है, मास एंड वेट कितना वेट है, 65 के ऊपर है, चलो 65, ये बोल रहे हैं इनका वेट 65 kg है, इज ही राइट? नो, ही इज नॉट राइट, ठीक है। क्यों? बॉडी के अंदर का मास, तो ये जो बोल रहे हैं ये उनका मास है, व्हाट इज सेइंग इज बेसिकली इट्स इज मास, ठीक है।
फिजिक्स में हम बहुत पर्टिकुलर होते हैं इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। केमिस्ट्री में हम मास और वेट ऑलमोस्ट सेम तरीके से डील करते हैं, लेकिन फिजिक्स में आप मास बोल रहे हैं या वेट बोल रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग्स. सो इफ ही इज सेइंग दैट इज mass or weight is 65 kg is wrong. Actually his mass is 65 kg. So what will be his weight? What will be his weight? 65 kg into 10 या 9.8, ठीक है. So approximately 650 न्यूटन इनका वेट है, ठीक है. That will be his weight, ठीक है. So what is mass? Mass is the quantity of matter which is contained in a body, ठीक है. अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब मेरा वेट, ठीक है, 65 kg है, सॉरी मास मेरा 65 kg है, तो इसका मतलब मेरे अंदर जो भी फ्लैश, ब्लड, नर्व्स, ये सारा जो भी है उसका मास, मेरा कंटेंट जितना भी है उसका मास कितना है, 65 kg है. नाउ इफ आई गो टू मून, इफ आई गो टू एनी अदर प्लैनेट, माई मास इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है. मेरा मास 65 kg ही रहेगा, ठीक है. वेट इज वॉट द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ, ठीक है. तो वेट आपका फोर्स बन जाता है, ठीक है. जिस फोर्स से अर्थ उसको खींच रही है, तो वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है. तो अलग अलग प्लैनेट्स पे या अलग अलग सैटेलाइट्स पे आपका वेट अलग अलग इसलिए होगा, मास तो आपका सेम है, लेकिन ये जी वाला जो फैक्टर है वो अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग तरीके का होगा. जैसे अगर आप मून में जाते हैं तो आपका वेट क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है. बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है. मास क्या होता है, व्हाट इज मास? मास इज व्हाट, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, ठीक है. मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ अ बॉडी, ठीक है. एंड वेट इज व्हाट, वेट इज फोर्स विथ विच a body is attracted towards earth, a body is attracted towards earth, ठीक है. ये हो जाएगा भाई साहब आपका फोर्स इज, वेट इज द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ. कितने फोर्स से वो खींचा जा रहा है, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, m इंटू जी. जैसे इन्होंने बताया अभी, इनका मास अप्रोक्सीमेटली कितना है, 65. दैट्स नॉट इज वेट, ठीक है, इट्स इज मास. और यहाँ पे है लेट्स से 10 या 9.8 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 650 न्यूटन. तो एक्चुअली हिज वेट इज हाउ मच, 650 न्यूटन. अगर ये मून पे जाते हैं तो इनका क्या हो जाएगा वेट, मून पे इनका वेट 1/6 हो जाएगा, ठीक है. तो वेट ऑन द मून विल बी इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, दैट इज 1/6 इंटू 650, ठीक है. क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है. तो ऑब्वियसली ये भाई साहब ऐसा हो जाएगा. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है. तो अलग अलग जगहों पे, मून ले लो, कोई दूसरा प्लैनेट ले लो, अलग अलग जगहों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होती है और इसीलिए आपको अलग अलग वेट्स मिल जाएंगे, ठीक है. कभी आपने भाई साहब वेइंग मशीन को लिफ्ट के ऊपर रखा है, अगर आप लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, कभी कोशिश कीजिए, आप देखेंगे आपका वेट चेंज हो रहा है, आपका वेट चेंज हो रहा है. इसका एक अलग लॉजिक है, क्यों चेंज हो रहा है. इट इज़ नॉट बिकॉज कंटेंट ऑफ मैटर इन योर बॉडी इज चेंजिंग, ठीक है. इट इज़ बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो रिजल्टेंट आप पे लग रहा है वो चेंज हो रहा है, ठीक है. तो दैट इज समथिंग दैट वी विल परस्यू इन हायर क्लासेस, बट योर वेट विल चेंज, ठीक है. वेट में अर्थ में कहीं पे भी चेंज नहीं आएगा अनटिल अनलेस यू आर गोइंग अप एंड डाउन इन एन एलिवेटर. अदरवाइज तो आप देखते हो, जैसे आप ये आई मैजिका वगैरह या कहीं पे भी जाओगे जहाँ पे राइड्स में चढ़ोगे, तो जब आप नीचे उतरते हो तो यहाँ पे गुदगुदी होती है, एक डरावना सा फीलिंग आता है. क्यों होता है ये, वाई, बिकॉज आपका वेट चेंज हो रहा है, आपका मास चेंज नहीं हो रहा है, आपका वेट चेंज हो रहा है. द फोर्स विथ विच यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ, दैट इज चेंजिंग. और उसकी वजह से बॉडी में एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है. आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जनरेट होते हैं. एक हार्मोन होता है एड्रेनालाइन हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं. ये एड्रेनालाइन हार्मोन, आपके एड्रेनालाइन ग्लैंड्स यहाँ पे लोकेटेड होते हैं. कभी कभी आप बहुत रिस्की सिचुएशन में आ जाते हैं. समझ लो आप ऐसे रास्ता क्रॉस कर रहे हो, अचानक से गाड़ी आ रही है, ठीक है. तो आप सोचते बैठेंगे अच्छा गाड़ी आ रही है, अच्छा ये बड़ी सी गाड़ी है, तब तक भाई साहब अगले दिन आपके स्कूल की छुट्टी हो सकती है ना. तो ऐसा रिस्क हो जाएगा भाई साहब. तो ये इस चीज़ को, तो आपके बॉडी और माइंड को तब बहुत शार्प होना पड़ेगा, है ना. मतलब जैसे आप बैठे हुए हैं अभी, आधे को नींद आ रही है भाई साहब, कोई आ कर रहा है, ठीक है, कोई आधे तो भाई साहब अपनी आधी नींद यहीं पे पूरी कर लेते हैं, है ना, घर पे जाके मोबाइल जो देखना है भाई साहब, ठीक है. सो आप यहाँ पे अभी एक रेस्ट मोड में हैं, ठीक है, रेस्ट मोड में हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप खतरे से परे हैं.
कोई अचानक से ट्रक लेके अंदर नहीं घुस जाएगा, है ना, दैट इज़ एन अजम्पशन, घुस भी सकता है भाई साहब, ठीक है, लेकिन दैट इज़ एन अजम्पशन, एक कॉमन अजम्पशन है कि भाई साहब आप एक छत के नीचे हैं तो यू आर सेफ, ऐसे ही बिजली नहीं गिर जाएगी यहाँ पे, या ऐसे ही बाढ़ नहीं आ जाएगी अचानक से, ठीक है, सो एनीथिंग दैट विल हैपन विल टेक इट्स टाइम, ठीक है। जब आप रास्ते पे हैं तब आपको अलर्ट रहना पड़ता है, आपका अलर्टनेस लेवल बढ़ता है, ठीक है, लेकिन जब आप रिस्क में आ जाते हैं, वी ऑल इनकाउंटर दीज थिंग्स, तो आपके अंदर कुछ हार्मोन्स जनरेट होते हैं और ये हार्मोन्स आपको फाइट या फ्लाइट का ऑप्शन देते हैं, ठीक है भाई साहब, या तो लड़ लो, कोई टाइगर अटैक कर रहा है, कोई स्नेक अटैक कर रहा है, तुम भाई साहब अभी उससे लड़ना ही तुम्हारे पास अगर बचा है तो लड़ ही लोगे, कुत्ते भाई साहब खदेड़ रहे हैं आपको, ठीक है, तो वो एक फाइट वाला ऑप्शन बच जाता है आपके, तो आप ईंटा उठाओ और मारो उसको, ठीक है, वही कर सकते हो आप, ठीक है, या तो फ्लाइट, या तो वहाँ से निकलो, तो आपके बॉडी को सुपर एक्टिव होना पड़ेगा, तब आपके जो मसल्स है ना उनमें भाई साहब यूसेन बोल्ट से भी ज़्यादा स्पीड आ जाएगी, देन यू विल सेव योर सेल्फ, ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम पे क्योंकि आपके बॉडी में वेटलेसनेस का एक्सपीरियंस हो रहा है, इसीलिए आपके बॉडी में आपका बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो खतरे को अनुभव कर रहा है और इसीलिए वो एड्रेनलाइन हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं बहुत ज़ोर से, ठीक है, बहुत ज़ोर से, क्योंकि आपके जीवन को कुछ खतरा है, इट्स एज इफ यू आर फॉलिंग फ्रॉम समवेयर, ठीक है, सो ये ऑब्वियसली होगा और इसीलिए आपको एक गुदगुदी वाली फीलिंग होती है, हालांकि आप सीट बेल्ट वगैरह जो भी बांधे हुए उसमें सेफ हैं आप, लेकिन योर बॉडी एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस एंड इसी वेटलेसनेस के रिस्पॉन्स में आपका एक स्टिमुलाई बनता है जिससे आपके एड्रेनलाइन ग्लैंड से ये हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, एड्रेनलाइन हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है। जो लोगों को बहुत थ्रिल आता है ना जोर से बाइक चलाने में या ये पैराग्लाइडिंग करने में, ठीक है, ये थ्रिल क्यों लेते हैं उन लोग, मज़ा क्यों लेते हैं इसका, तो जब रिस्क लेते हैं ना तो ये एड्रेनलाइन रश होता है, इसको हम बोलते हैं एड्रेनलाइन रश, वो गुदगुदी उनको अच्छा लगता है, ठीक है, वो अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं, ठीक है, विच इज़ इनसेंसिबल बट वही एड्रेनलाइन रश है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप किसी प्लैनेट पे जाते हैं या किसी सैटेलाइट पे जाते हैं जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्रॉप होता है तो ऑब्वियसली आपका वेट भी ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ जैसे किसी झूले से आप नीचे उतर रहे हैं या किसी राइड पे हैं या आप लिफ्ट में हैं तो वहाँ पे जो आपका वेट का वेरिएशन होता है दैट इज़ नॉट देयर इन योर कोर्स, ठीक है, सो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड इट, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप जब किसी प्लैनेट में जा रहे हैं तो आपका भाई साहब वेट गिरेगा, ठीक है, वेट विल ड्रॉप डाउन। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉट्स हु एक्चुअली गो इनटू स्पेस शिप्स, उनको भाई साहब बहुत लंबी ट्रेनिंग करनी पड़ती है विदाउट ग्रेविटेशन में रहने की आप समझ भी नहीं सकते कि ग्रेविटेशन आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस लाता है। आप सोते हुए खाना खाते हैं या बैठ के क्यों सोते हुए तो खाना क्यों नहीं खाते, क्योंकि आपका जो अटक जाएगा, क्यों अटक जाएगा भाई साहब, ये ऑएसोफेगस में आपका जो फूड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा भाई साहब, ऐसे अटक जाएगा, ठीक है, हालांकि जाएगा लेकिन बहुत धीरे मूवमेंट होगी एंड देयर विल बी हाई चांसेस दैट यू माइट प्यूक आउट, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आप उल्टी कर दोगे क्योंकि वो नीचे जा ही नहीं रहा है, लेकिन आप जब बैठ के खा रहे हो तो वो नीचे जा रहा है, वाई, ग्रेविटेशन के पुल के वजह से वो नीचे जा रहा है, ठीक है। आपका जो पूरे डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें भी ग्रेविटेशन का पार्ट है, सोचिए इस चीज़ को, आप जो पानी पी रहे हैं वो भी वैसा अंदर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है क्योंकि आप बैठे बिठाए पानी पी रहे हैं, सो इसीलिए आपका ग्रेविटेशन उसको नीचे खींच रहा है एंड फाइनली इट लैंड्स अप इन द स्टमक वेयर इट इज डाइजेस्टेड और व्हाटएवर हैपेंस, ठीक है। सो ये चीज़ें अगर आप एक एस्ट्रोनॉट हैं वो नहीं होंगी, आप भाई साहब वहाँ पे एक कैन खोलेंगे तो उस कैन में से जो फूड निकला वो ऐसे उड़ता रहेगा, पहले तो उस फूड को लेकर मुंह में डालना ही बहुत बड़ी बात हो गई और फिर पेट में गया भी वो मतलब अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड स्पेसिफिक ट्रेनिंग। आप कैसे वहाँ पे सोना भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा, कैसे सोएंगे आप आज की तारीख में बैठे क्यों हैं, ग्रेविटेशन है भाई साहब, इसलिए आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं। सो रहे हैं अगर आप किसी पलंग पे तो वो भी ग्रेविटेशन की वजह से आप बैलेंस हो पा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं है, बैठ ही नहीं पाएंगे आप, यू विल नॉट बी एबल टू सिट, यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं अपने लाइफ में कि अगर ग्रेविटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। यू माइट हैव सीन वीडियोज वेर इन एस्ट्रोनॉट्स ऐसे भाई साहब उड़ रहे हैं, एक्चुअली में वो उड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके पास ग्रेविटेशन नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फॉल अस्लीप, तो उनके लिए भाई साहब सोना भी बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक आप बॉडी को एक रेस्ट पोजीशन पे नहीं रखते हैं। हालांकि यहाँ पे लोग बैठे बैठाए भी सो सकते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने आप को एक फ्लैट बिस्तर पे नहीं रख रहे तब तक सोना लगभग असंभव होता है और उनके लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए उनकी नासा में या जो लोग स्पेसशिप्स में जाते हैं, ठीक है, दे आर प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड दिस ट्रेनिंग कैन लास्ट एनीवेयर बिटवीन 6 months to 2 years, ठीक है। कैसे भाई साहब खाना है, पीना है, सोना है, वैसा, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स।
क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे हमारे लाइफ को इंपैक्ट करता है. सो वी आर कमिंग बैक टू मास एंड वेट. ठीक है, एंड यू आर गोइंग बैक टू दैट क्लॉक. ओके, मास एंड वेट. मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. कितना भाई साहब मसाला है एक ऑब्जेक्ट में. वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट. कितने फोर्स से भाई साहब वो खींच रहा है. ठीक है, मास रिमेन सेम एवरीवेयर, क्योंकि जो कंटेंट है वो आपका सेम ही रहेगा. कहीं भी चले जाओ आप जितने मास के बने होगे या कोई भी बॉडी है जितने मास का वो होगा वो उतना ही होगा. ठीक है, वेट ऑफ अ बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स. ठीक है, और न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू एनीवन? पंडित देखो 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 भरत. हाँ नहीं डाइंस में मत बोल. 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होगा? डाइंस जो बोला वो तू कन्वर्ट कर रहा है. जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई साहब केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करो तो तुम बोलोगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइंस. लेकिन 1 न्यूटन बेसिकली है क्या? 1 न्यूटन इज हाउ मच? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो देखो किसका यूनिट है न्यूटन भाई साहब? किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, मास को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में. और एक्सेलरेशन को किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको आ जाएगा 1 न्यूटन. 1 न्यूटन इज 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज दिस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके ओके. वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी पीपल? व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? नो डायरेक्शन, मतलब सिर्फ उसका भाई साहब क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, तो स्केलर का क्वांटिटी का भाई साहब कोई डायरेक्शन नहीं होता है. तो क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी बॉडी में कितना है उसका थोड़ी ना कोई डायरेक्शन होगा. कितना, अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा वेट मास 65 kg है, तो हाउ मच ऑफ फ्लैश, बोन्स एंड ब्लड और नर्व्स और ऑल दैट ऑर्गेनिक मैटर आई एम मेड अप ऑफ. ठीक है, दैट इज व्हाट इट मैटर्स. इसका कोई डायरेक्शन थोड़ी होगा. ठीक है, लेकिन अगर भाई साहब अर्थ की तरफ से मैं कितने पुल से हूँ, how much is the force with which earth is pulling, तो earth is pulling me towards itself, it will have a directional force. ठीक है, सो इसीलिए भाई साहब क्या हो जाएगा? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेट का डायरेक्शन होगा, और वेट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? जिस तरफ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा. ठीक है, जिस तरफ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ होता है? सेंटर ऑफ द अर्थ पे. तो हर एक बॉडी सेंटर ऑफ द अर्थ पे डायरेक्टेड है. ठीक है, हर एक बॉडी दैट इज देयर अबव द अर्थ, इट इज ऑन द सेंटर ऑफ द बॉडी. मैं तो आपको बोल रहा था कि आप खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते या सो नहीं सकते हैं विदाउट ग्रेविटेशन. आप भाई साहब एक बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं विदाउट ग्रेविटेशन. ठीक है, एक झोपड़ा भी नहीं बना सकते हैं विदाउट ग्रेविटेशन. कैसे बनाएंगे? सोचिए, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं एक झोपड़पट्टी भी नहीं बना सकते आप. ठीक है, क्योंकि भाई साहब उस चीज को कैसे वो स्थायी रहेगा? इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन स्टैग्नेंट ऑन अर्थ अनटिल अनलेस इट इज पुल्ड बाय ग्रेविटी. ठीक है, ओके. वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो. मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता प्रोवाइडेड द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट. आपके ख्याली पुलाव जो आप पकाते हैं उनका कोई मास नहीं होता है. ठीक है, वो वहीं जन्मते और वहीं मर जाते हैं. ठीक है, उनके पैदाइश वही दिमाग में होती है और वहीं पे उनका सत्यानाश हो जाता है. लेकिन किसी चीज़ का अगर टाइम और स्पेस है, अगर किसी चीज़ का टाइम और स्पेस में एग्जिस्टेंस है, सो डेफिनेटली इट विल हैव अ मास. और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो. नेगेटिव भी नहीं हो सकता. वेट कैन बी जीरो. ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स, फॉर एग्जाम्पल जब आप भाई साहब ऑब्जेक्ट को लेकर एकदम सीधा उसके अर्थ के सेंटर पर लेकर आ रहे हो तो उसका वेट जीरो हो जाएगा. ठीक है, या अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर फेंक रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो अर्थ के कंपैरिजन में उसका वेट जीरो हो जाएगा. अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसको हटा दे, जितने तुम ये अपर बॉडी को रेस्ट मोड में रखोगे ना, असर हो जाएगा. तो आप अगर ग्रेविटेशनल फील्ड को भाई साहब किसी बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर ले जा रहे हैं, तो उस पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी भाई साहब? जीरो. ठीक है, सो वेदर यू टेक द बॉडी right to the center of the earth, which is again an impossibility. However, taking a body outside the gravitational field of earth is very much a possibility. ठीक है, ये एक possibility है, और इसके चलते क्या हो जाएगा भाई साहब? There will be again zero gravitational force from earth. ठीक है, ओके, उसका वेट जीरो हो जाएगा. ओके, the value of acceleration due to gravity, नचिकेत, is least at poles, is least at the equator. Least at poles, क्या ये सही है?
नहीं, गलत है भाई साहब, अभी तो पढ़ा हमने, लीस्ट एट इक्वेटर होगा, इक्वेटर में रेडियस बढ़ गया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की प्रोपोर्शनलिटी रेडियस के स्क्वायर से है, रेडियस बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। अगर भाई साहब इक्वेटर पे आप जा रहे हैं तो क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा, और अगर रेडियस बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लीस्ट एट द इक्वेटर। वी जस्ट कवर्ड इट पीपल, पे अटेंशन प्लीज। वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डैश एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ, ओए क्रिश, decreases, increases, decreases, okay, so it will decrease and finally if we reach the center of the earth it will become zero, ठीक है, okay. Where will it be profitable to purchase 1 kilogram sugar at poles या at equator? At poles, क्यों? अरे भाई साहब, ज्यादा भारी कहां पे होगा, पोल्स पे होगा, तो तुम लॉस में रहोगे ना, तो इक्वेटर पे बाई करो ना इस चीज को। अगर तुम 1 kg शुगर इक्वेटर पे बाई कर रहे हो तो उसका जो वेट आएगा वो लेसर होगा, ठीक है। ये वाला 1 kg शुगर ज्यादा भारी लगेगा कहां पे आपको, पोल्स में, क्योंकि पोल्स में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है। तो विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस। Wherever the acceleration due to gravity is less, the weight that you are trying to measure will be less, ठीक है। तो इसीलिए आपका इक्वेटर में अगर आप परचेस करेंगे तो आप ज्यादा प्रॉफिटेबल में रहेंगे। क्यों? हाँ, अच्छा, वेट के हिसाब से नहीं, मैं बोल रहा हूं प्रॉफिटेबल टू परचेस। ओके, तुम्हारा मास कितना है भाई साहब, 1 kg है शुगर का, शुगर का 1 kg है, ठीक है। हमने भाई साहब 1 kg लिया, यहाँ पे 1 kg इंटू 9.8, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, समझ लो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स जो भी है, तो ये हो गया भाई साहब आपका 1 kg इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 kg इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, तो 1 kg इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ये नहीं चेंज हो रहा है, 1 kg चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी मुझे बताओ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, इनमें कौन ज्यादा बड़ा है? देखो, ये हो गया वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर एट पोल्स, और ये क्या हो गया भाई साहब, वेट ऑफ शुगर एट इक्वेटर, ठीक है। अगर मुझे 1 kg को वे करवाना है तो मैं जितना वेट बचा सकूं उतना अच्छा ना, ठीक है। तो यहां पे मेरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स कौन ज्यादा हुआ, दिस इज मोर, तो ऑब्वियसली वेट एट पोल्स विल बी मोर देन वेट ऑफ इक्वेटर। अभी अगर आप 1 kg शुगर ही खरीद रहे हैं और समझ लो यहाँ पे कितना आ रहा है, कुछ एक वैल्यू आएगी आपकी, तो 1 kg का वेट यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ, वेट पर kg शुगर होगा। प्रॉफिटेबल कहाँ पे हो गया आप, जहाँ पे आपका वेट कम आ रहा है ना, पैसा आपका कहाँ पे बचेगा, जहाँ पे वेट आपका कम आ रहा हो, है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो आप जब अगर जैसे किसी किराने की दुकान पे जाते हैं, किराने की दुकान पे जाते हैं और उसमें भाई साहब इधर जो बट्टा रखा हुआ है वो प्रॉपर लोहे का बट्टा है, उसमें 1 kg लिखा हुआ है, और अगर वो नहीं रख के वो कोई पत्थर रखता है तो भाई साहब डाउट है ना। तो मतलब अगर वो 1 kg से कम हुआ, 1 kg से कम तो नहीं रखेगा, वो ज़्यादा ही रखेगा, कि ज़्यादा रखेगा कि कम रखेगा, कम रखेगा, ताकि आप लॉस में रहो, ठीक है, ओके। तो आप इक्वेटर में भाई साहब अगर इसको परचेस करेंगे तो आप, ठीक है, इट विल बी प्रॉफिटेबल एट द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर में आपका वेट कम आएगा, ठीक है। When an object is taken from Earth to the Moon, Kunj, its mass remains unchanged, its weight remains unchanged. मास क्यों अनचेंज रहेगा, क्योंकि मास आपका कंटेंट ऑफ मैटर है, और कंटेंट ऑफ मैटर आपका चेंज नहीं होगा, वेट आपका चेंज हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है, ओके। Previously asked board questions explain why the value of g changes if we go inside the earth. बस अभी g चेंज क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस ऑफ g ऑन रेडियस एंड मास ऑफ द अर्थ चेंज इन पार्ट ऑफ मास कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ग्रेविटेशन फोर्स इनसाइड द अर्थ, वैल्यू डिक्रीजेस एंड बिकम 0 एट द सेंटर, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ g ऑन रेडियस एंड मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है जब हम अंदर जाते हैं। चेंज इन पार्ट ऑफ मास कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपका भाई साहब मास भी तो चेंज हो रहा है ना। देखो देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, आपने जो ये g लिया हुआ है, ठीक है, समझो कोई बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है जो अर्थ पे है, ठीक है, तो इसका रेडियस है r, मास है m, ठीक है, अर्थ का मास है m और इसका रेडियस है r। अभी आप भाई साहब अंदर आ रहे हो, अंदर आ रहे हो, तो अंदर आ रहे हो तो अर्थ कितना बाकी रहा, इतना ही बाकी रहा ना। तो अभी आप ये वाला मास नहीं ले सकते। देखो g क्या है,
g है आपका जी एम बाई आर का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, जी एम बाई आर का स्क्वायर। जब आप अंदर आ रहे हो तो डेफिनेटली ये वाला चेंज होगा, लेट्स से इट हैज चेंज टू आर डैश का स्क्वायर। आप बोलोगे भाई साहब ये चेंज हो गया तो इसका मतलब मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि भाई साहब इतने मास को अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप इतना अंदर आ चुके हैं तो आप इतने ही अर्थ को लोगे अभी, तो इसका मतलब साथ ही साथ आपका मास ऑफ अर्थ जो है वो भी चेंज हो गया है। मास ऑफ अर्थ अंडर कंसिडरेशन दैट हैज आल्सो चेंज्ड, ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों में चेंज आया है। जब आप किसी चीज को अर्थ के ऊपर लेकर जा रहे हो तो यहां पे भाई साहब g इज इक्वल टू जी एम बाई आर का स्क्वायर, और यहां पे दूसरा वाला g क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये g और ये g नो चेंज, ये मास ऑफ अर्थ और ये मास ऑफ अर्थ नो चेंज। हेंस आप बोल सकते हैं कि भाई साहब इसको देखकर ही आप बोल सकते हैं कि जब आप किसी बॉडी को बहुत ऊपर लेकर जा रहे हो अर्थ के ऊपर, सो इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि साथ ही साथ मतलब ये तो चेंज नहीं हुआ चलो, लेकिन ये चेंज हो गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी भाई साहब चेंज हो गया है। सो हेंस it is dependent on the mass of earth, there is a reduction in the mass of earth as well, because of which it will keep on decreasing। और इसीलिए जब आप सेंटर पे आ जाते हो तो मास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसीलिए भाई साहब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जीरो हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। डिपेंडेंस ऑन जी इज देयर ऑन रेडियस एंड मास ऑफ अर्थ, चेंज इन पार्ट ऑफ मास कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका जो पार्ट ऑफ मास ऑफ अर्थ है वो भी तो चेंज हो रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स पे कंट्रीब्यूट कर रहा है इनसाइड द अर्थ। वैल्यू डिक्रीजेस एंड बिकम्स जीरो एट द सेंटर। क्लियर है, ओके। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो इट मास रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों 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 क्यों? Because acceleration due to gravity changes from place to place. Mass will remain constant. Weight is equal to what? M into G. Mass into acceleration due to gravity. So mass definitely will remain constant. Mass is the measure of quantity of matter which is contained in a body. However, acceleration due to gravity changes from place to place, and hence the weight of the object will also change. Clear है? W is equal to mg. Weight depends on G, and G is different as different places. ठीक है? Okay. What would be the value of G on the surface of Earth if its mass was twice as large and its radius half of what is now? ये सवाल अगर नहीं कर पाए तो धिक्कार है तुम्हारे पर। चलो सब नोटबुक निकालो फटाक से। चलो 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 फटाफट फटाफट। कौन बोले तुम लोगों में से? हाँ हाँ, सोम पाटिल उसने मैसेज किया था। और हो गया? डन डन डन। ओके, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? दिस विल बी इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने क्या कर दिया भाई साहब, मास वाज ट्वाइस, तो आपने क्या कर दिया जी, और इसकी वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना भाई। अभी आपने क्या किया है भाई साहब, इस जी की वैल्यू तो जी ही रहेगी, एम की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, मास वाज ट्वाइस, तो ये हो गया आपका 2m। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या हो गई, एंड इट्स रेडियस हाफ ऑफ व्हाट इज नाउ, तो ये वाले आर का हाफ। ठीक है, मतलब हाफ ऑफ आर का भाई साहब स्क्वायर। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, ये पहला वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सॉरी, और ये दूसरा वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी डैश है। ठीक है, पहले वाले में आपका m हो गया मास ऑफ अर्थ g, और ये हो गया आपका r, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। दूसरे वाले में केस में क्या हो रहा है, मास ऑफ अर्थ आपका ट्वाइस हो रहा है, डबल हो जा रहा है, और रेडियस क्या हो जा रहा है, हाफ। सो दिस विल बी हाउ मच, 2gm अपॉन 1/4 r का स्क्वायर। तो ये ऊपर गया भाई साहब, ये ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी 8gm बाई r का स्क्वायर।
अभी GM/R का स्क्वायर का वैल्यू कितना है भाई साहब 9.8, तो इसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा 8 इंटू 9.8, 8 8 जा 64, 9 8 जा 72 प्लस 6 78.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस वुड बी द आंसर. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आप So what would be the value of G on the surface of Earth? तो G डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, G इंटू एम डैश बाई आर डैश का स्क्वायर, आर डैश इज आर बाई 2 का स्क्वायर, G इंटू 2m, तो ये हो गया 8 इंटू G, दैट इज 8 इंटू 9.8, दैट इज 78.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. फ्री फॉल, व्हाट इज फ्री फॉल? ऐसा वाला. अगर मैं इसको सिर्फ पटकूं तो वो फ्री फॉल नहीं है. ठीक है. अगर आप किसी चीज को अगर आप किसी चीज को सिर्फ रिलीज कर रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है, anything which is just falling under the influence of acceleration due to gravity is known as a free fall. ठीक है. तो अगर किसी भी बॉडी का हम फ्री फॉल कराएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही इन्वॉल्व रहेगा. ठीक है. ओके. एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था गैलीलियो का, और गैलीलियो भाई साहब उन तलवार की नोक पे थे. ठीक है. तो देयर इज अ लीनिंग टावर ऑफ पीसा. ठीक है. ये आपका भाई साहब एक लीनिंग टावर है और ये वर्ल्ड के वंडर्स में जाना जाता है. ठीक है. सो दिस इज अ लीनिंग टावर है ये. ठीक है. दिस इज अ लीनिंग टावर. तो गैलीलियो ने बोला कि भाई साहब एक छोटा सा पत्थर और एक बड़ा से पत्थर को अगर आप गिराएंगे, दोनों सेम टाइम पे अर्थ पे पहुंचेंगे. एक छोटे से पत्थर को अगर आप गिराओ यहाँ से और एक बड़े से पत्थर को अगर आप गिराओगे तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे. उनका लॉजिक क्या था? क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लगने वाली है, 6 आपका G. ठीक है. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर G लगने वाली है तो टाइम कितना लगेगा? दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. S इज इक्वल टू हाफ GT का स्क्वायर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या हो जाएगी 0. फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी होता है 0. S का क्या होता है भाई साहब UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है. तो ये तो आपका 0 हो जाएगा. सो ये वाला कितना हो जाएगा, हाफ A की जगह पे G और ये T स्क्वायर. तो T स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2S बाई G. ठीक है. तो पहले वाले के लिए भी इतना ही होएगा और दूसरे वाले के लिए भी वही सेम डिस्टेंस अपॉन G आएगा. तो इसीलिए भाई साहब दोनों का टाइम सेम हो जाएगा. सिंपल लॉजिक है. क्या ये समझ में आ रहा है? एक छोटे वाले स्टोन को हमने ऊपर से नीचे फेंका, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही सेम S डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है G. एक बड़े वाले स्टोन को हमने ऊपर से नीचे फेंका, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऑब्वियसली सेम S, और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है G. तो ऑब्वियसली द टाइम टेकन बाय बोथ द स्टोन्स टू रीच द ग्राउंड विल बी द सेम. ठीक है. इसको हम फ्री फॉल बोल रहे हैं. तो इन्होंने ये प्रूव किया और एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया. उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे उन्होंने बोला कि भाई अगर ये सही नहीं हुआ तो हम तेरे को उधर से गिरा देंगे. ठीक है. ऐसा ही होता था पहले के ज़माने में कि साइंस को बहुत एडवर्सली लोग देखते थे. ठीक है. साइंटिफिक डिस्कवरीज जिसको आप आराम से आज की तारीख में एक्सेस कर पा रहे हो और जिसको पढ़ने जानने और समझने में आप पूरी आलसियत बरत रहे हो. ठीक है. पूरे आलसी हो आप इन चीज़ों को जानने में. भाई साहब आपके पास ये चीज़ें जो आई हैं ना, एक बहुत ही स्ट्रगल से आई हैं. जीवन को दांव पे लगाकर इन साइंटिस्ट लोगों ने इन चीज़ों को प्रोपोगेट किया है ताकि आप एक अच्छा सुगठित और एक अच्छा सुंदर जीवन आज की तारीख में आप जी सकें. ठीक है. अंडरस्टैंड दिस सैक्रिफाइसेस. और आप देखोगे ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज हैं या इन्वेंशंस हैं जिसको लोग प्रकाशित नहीं कर पाए हैं एट देयर टाइम्स, क्योंकि भाई साहब उस टाइम पे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का ज़माना था. लोग जो बाइबल पे लिखा है या जैसा बाइबल प्रोपोगेट हुआ है या हिंदुज़म में जैसा प्रोपोगेट हुआ है, सारे रिलीजन को ही मानते थे, साइंस को एडवर्सली देखते थे. साइंस इज़ नथिंग. और जितने भी साइंटिस्ट लोगों ने चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश की है उनको बहुत सारा रेजिस्टेंस सोसाइटी से फेस करना पड़ा है, कभी कभी जीवन दांव पे लगाना पड़ा है. ठीक है. तो भाई साहब इनके ऊपर भी वैसा ही आया. बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दबे पड़े हुए थे जो प्रकाशित ही नहीं हुए. फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ योर चैप्टर्स इज अबाउट मेंडल के थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस पे. वो भी भाई साहब अपनी चीज़ों को प्रकाशित नहीं कर पाए. ठीक है. क्योंकि वो खुद ही एक चर्च में फादर थे, तो वो इनहेरिटेंस मतलब वो सृष्टि के अगेंस्ट में जा रहे हैं. ठीक है. दे आर बेसिकली गोइंग अगेंस्ट नेचर. तो उनके जो काम थे वो प्रकाशित ही नहीं हुए. अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स बाद उनका पब्लिशिंग हुआ. ठीक है. ओके. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. अभी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि चलिए एक पत्थर गिराया हमने और एक रुई का ढेला गिराया, फ्री फॉल की बात कर रहा हूं मैं, तो विल दे रीच ऑन सेम टाइम? पत्थर पहले गिरेगा तो हाँ वेट सेम है. चलो वेट सेम है.
दोनों सेम टाइम में गिरेंगे, कितने लोग बोल रहे हैं? समझ लो 1 केजी का पत्थर है और 1 केजी का रुई है, गलत है, ठीक है। आपका 1 केजी का पत्थर और 1 केजी का रुई सेम टाइम पे नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि जैसा उन्होंने बोला एयर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं भाई साहब? एयर को ट्रैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या मिल रहा है? एयर रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। बहुत जोर से आंधी चल रही है और आप एक 4 व्हीलर को ड्राइव कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आप पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन उसी आंधी में अगर आप साइकिल चलाने की कोशिश करेंगे या ऐसे ही वॉक करने की कोशिश करेंगे तो आपका स्पीड इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये एयर क्या हो रहा है भाई साहब? ये एयर इन छोटे छोटे जो मतलब आपके जो फ्लफी एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके जमा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसकी लैंडिंग बहुत धीरे हो रही है, ठीक है, उसकी लैंडिंग बहुत धीरे हो रही है। इट इज़ बेसिकली अ वेरी स्लो लैंडिंग दैट इज हैपनिंग एंड दैट इज प्राइमरली ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ से एयर को गायब कर दें तो समझ लो हमने वैक्यूम कर दिया। अभी वैक्यूम, इतने हाइट पे वैक्यूम है, एयर है ही नहीं। नाउ टेल मी, विल दे लैंड अप एट द सेम टाइम? यस दे विल, ठीक है। और एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट हुआ है, मुझे को अगर वीडियो मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा। ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया है जहाँ पे एक हल्की सी चीज़ को, मतलब दोनों का वेट सेम है, दोनों का मास सेम है, मास सेम नहीं भी हुआ तो भी दोनों सेम टाइम पे लैंड करेंगे, ठीक है। मास हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ इट। मास सेम नहीं भी हुआ तो भी दोनों सेम टाइम पे लैंडिंग करेंगे क्योंकि दोनों का जो एस और जी है वो सेम है, ठीक है। आर बी क्लियर? अगर वैक्यूम कर देंगे जहाँ पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो आपको दिखेगा कि पत्थर और जो रुई है वो सेम टाइम पे लैंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चन? नो? ओके। तो फ्री फॉल होता क्या है? जिसमें आपने कोई भी दूसरा फोर्स नहीं लगाया है। ये बॉडी है भाई साहब, ये फ्री फॉल है, ठीक है। इट इज जस्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, नथिंग हैज बीन अप्लाइड एज एडिशनल फोर्स ऑन इट, ठीक है। फ्री फॉल बोलेंगे हम इसको। ओके, फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यू की वैल्यू हो जाएगी 0। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? जी, पॉजिटिव जी, ठीक है। तो आपके सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो फ्री फॉल में क्या हो जाएगा भाई साहब? व्हाट इज बेसिकली अ फ्री फॉल? द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट under the influence of the force of gravity alone is called as free fall। सिर्फ ग्रेविटी का, ठीक है। एनीथिंग विच फॉल्स ओनली अंडर ग्रेविटी इज नोन एज फ्री फॉल, ठीक है। ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑन द अर्थ द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अ buoyant force acts on the object, hence true free fall is possible only in vacuum। तो भाई साहब हर एक ऑब्जेक्ट पे आपका एक एयर रेजिस्टेंस लगेगा, ऐसा नहीं कि पत्थर पे नहीं लगेगा या लोहे पे नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पे स्पेसेस नहीं है इसलिए वो एयर जाके जमा नहीं हो पा रहा है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस लगेगा। इनफैक्ट आप सेफ इसलिए हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो अर्थ पे रहते हैं ना वहाँ पे बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज या बहुत सारे मेटियोर्स कभी भी अटैक कर सकते हैं। कहीं भी, कहीं से भी कोई भी बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा अगर हमारे ऊपर आ गया, वी विल बी फिनिश्ड इन नो टाइम। और ऐसा ही हुआ था, देखो बिग बैंग थियरी में हम बोलते हैं कि डायनासोर्स का जो स्पीशीज था वो इसीलिए लुप्त हो गया क्योंकि देयर वाज सपोजिटली अ बिग मेटियोर विच was able to reach earth at a very high speed, और जैसे ही ये कोलिजन हुआ तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो सारे स्पीशीज़ मर गए इंक्लूडिंग डायनासोर्स, सिर्फ अमोइबा बचा। और हमको ऐसा साइंस बोलता है कि सारे प्राणियां जो हैं वो अमोइबा से इवॉल्व हुए हैं। दैट इज़ द बेसिक थियरी। खैर यहाँ पे अगर आप अर्थ में हैं, ठीक है, यू आर ऑन अर्थ एंड देयर इज एन एटमॉस्फेयर अबव अर्थ। सो लेट्स से दिस इज अर्थ और इसके ऊपर भाई साहब क्या है? एटमॉस्फेयर है, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन एटमॉस्फेयर। क्या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, समझ लो कोई बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा, कोई मेटियोर है, वो अपने ऑर्बिट से निकल गया है, ये भाई साहब अर्थ की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होगा तो इट इज कमिंग डाउन। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही यहाँ पे आता है, क्योंकि ये बहुत जोर से अर्थ से खींच रहा है तो एयर का रेजिस्टेंस है, ये एयर रेजिस्टेंस है। और एयर रेजिस्टेंस में मतलब इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, कि ये भाई साहब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगा। सो यू आर मूविंग अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। आप अगर अपना बाइक चलाएंगे, ठीक है, और इंजन में हाथ रखेंगे, कुछ देर बाद बाइक को स्टॉप कर दिया तो गर्म रहेगा। गाड़ी चलाएंगे, क्यों? क्योंकि उस मूवमेंट में फ्रिक्शन है, आपके गियर जो है ऐसे घूम रहे हैं और उसमें काफ़ी सारा फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। तो इसी तरह से भाई साहब ये भी मूव कर रहा है और एयर जो है इस पर रेजिस्टेंस दे रहा है। तो इस फ्रिक्शन के चलते इस मेटियोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि थोड़ी देर में ये एक्सप्लोड हो जाएगा, पूरे बम की तरह ये फट जाएगा। और जो अर्थ तक पहुंचेगा वो सिर्फ छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स होंगे, नथिंग एल्स। सो यू आर सेफ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ग्रेविटेशन बोथ।
ग्रेविटेशन उस चीज़ को खींच रहा है, ये ज़रूर है, लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आता है ये एयर रेजिस्टेंस उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से एक्ट करेगा और इस कदर एक्ट करेगा कि उसका फ्रिक्शन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ते 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 एक ऐसे मुकाम पे आ जाएगा कि इट विल एक्सप्लोड, एंड द मोमेंट इट एक्सप्लोड्स इट विल ऑल टर्न इनटू डस्ट पार्टिकल्स। और ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे अर्थ में कहीं भी गिरे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन यू आर सेफ, ठीक है। अदरवाइज मेटेओर से पूरा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि मेटेओर्स बहुत बड़े बड़े बॉडीज होते हैं, ठीक है। द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑन द अर्थ द फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू अर्थ अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द बियॉन्ड। तो अगर समझ लो कोई एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप से निकल गया, कैसा भी कुछ एक्सीडेंट हो गया, और समझ लो ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया, तो विल ही बी एबल टू सेफ लैंड ऑन अर्थ? उसके पहले वो जल के राख हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करेगा अर्थ उसको खींचेगी जरूर अपनी तरफ, लेकिन साथ ही साथ इतना ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होएगा कि जैसे किसी मेटेओर का एक्सप्लोजन होता है उसका भी एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो मोशन ऑफ द बियॉन्ड फोर्स ऑल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, हेंस ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली वैक्यूम। तो फ्री फॉल देखिए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वैक्यूम में ही फ्री फॉल पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है। As the moon and the artificial satellites are moving under the influence of the gravitational field of the earth, they are in free fall, ठीक है। तो ये सारे के सारे भाई साहब फ्री फॉल में। The free fall leads to the weightlessness of space travelers as well as the object in the spacecraft। तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस क्राफ्ट में वो भाई साहब फ्री फॉल में हैं, उन पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस ऑन देम बिकॉज दे आर आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं, समझ लो कोई, जैसे इसको ऐसे समझिए कि लेट्स से दिस इज अर्थ, ठीक है, और अर्थ के ऊपर यहाँ तक क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का एक लेवल है, और लेट्स से ये है आपका ग्रेविटेशन फील्ड, इसके बियॉन्ड ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है। तो समझ लीजिए यहाँ पे कोई स्पेस क्राफ्ट है और यहाँ पे कोई एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। इस पे ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू अर्थ रहेगा थोड़ा बहुत ऐसा तो रहेगा, लेकिन क्या इस पे कोई एयर रेजिस्टेंस रहेगा? नहीं रहेगा, देयर विल बी नो एयर रेजिस्टेंस ऑन हिम, ठीक है। उसके स्पेस क्राफ्ट में और उसको भी कोई एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस नहीं होगा, दे विल जस्ट एक्सपीरियंस अ माइल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। द फ्री फॉल लीड्स टू वेटलेसनेस ऑफ द स्पेस ट्रैवलर्स एज वेल एज द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस क्राफ्ट। फ्री फॉल भाई साहब होता क्या है? फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ एंड द टाइम टेकन फॉर इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू u प्लस at होता है इक्वेशन ऑफ मोशन आपका। u की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ऑब्वियसली सिर्फ at बचेगा, a की जगह पे हो जाएगा g, तो v हो गया आपका इक्वल टू gt। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ gt का स्क्वायर। v स्क्वायर होता है u स्क्वायर प्लस 2gs, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू जस्ट 2gs, क्लियर है, ओके। तो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन, वैल्यू ऑफ g और वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका अपवर्ड्स है तो वैल्यू ऑफ g क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐसा आपकी डिक्रीज हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर डाउनवर्ड्स है तो वैल्यू ऑफ g क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो। तो जैसे अगर समझ लो आप किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा। कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इफ यू आर थ्रोइंग एनीथिंग अपवर्ड्स योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव, इफ यू आर थ्रोइंग एनीथिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, gravitational potential energy is the energy an object possesses because of its position in a gravitational field। तो आपका देखो यहाँ पे m इंटू जी इंटू एच हमने पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होता है, ठीक है, वेर h इज द हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास। दिस एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में कितनी होती है, mgh, बट द वैल्यू ऑफ g इज डिफाइंड एट डिफरेंट हाइट्स। Hence, for larger distances from the surface of the earth आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेंगे, माइनस gmm अपॉन r प्लस h, ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे कोई बॉडी है लेट्स से, ठीक है, एक स्मॉलर डिस्टेंस है हाइट में, ठीक है, तो इस हाइट पे भाई साहब छोटे से हाइट पे आप लेकर गए किसी बॉडी को, ठीक है, अर्थ के छोटे से हाइट पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा आपका mgh। लेकिन अगर आप बहुत बड़े हाइट पर लेकर गए तो लेट्स से यहाँ पे r है और ये है आपका हाइट
to which you have taken the body, ठीक है, it is still in the gravitational field, तो इसका potential energy भाई साहब कितना हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है, आर प्लस एच का मामला समझ में आ रहा है, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड दिस हाइट दिस बॉडी इज, ठीक है, जी तो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, मास क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, और ये m क्या हो गया, दिस इज द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर हाइट बहुत ज्यादा है तो, ठीक है, वरना नॉर्मल कैलकुलेशंस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा mgh मानते हैं, अगर हाइट बहुत ज्यादा होगा तो ये माइनस लगेगा। अब ये माइनस को क्यों लगाया है हमने, क्योंकि माइनस इज बेसिकली ऑन द डायरेक्शन, ठीक है, माइनस क्यों लगा हुआ है, ठीक है, बट वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट हाइट्स, hence for larger distances from the surface of the earth potential energy will be minus gmm upon r plus h, ठीक है। मीडियम इन विच ट्रू फॉल इज पॉसिबल, वैक्यूम या मॉइस्ट एयर, ट्रू फ्री फॉल कहां पे पॉसिबल होगा जयंत, वैक्यूम में पॉसिबल होगा, ओके। द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, आरुष क्या होगा, ऑप्शन चाहिए, चलिए ऑप्शन देते हैं, फ्री फॉल, वही तो आंसर ही हो गया। द एनर्जी an object possesses because of its position in a gravitational field is called, that energy है ग्रेविटेशनल फील्ड में तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल, ठीक है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डैश एज वी गो टू ग्रेटर हाइट्स, डिक्रीज क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका r प्लस एच आ रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली, सॉरी, इंक्रीज होगा, इंक्रीज क्यों होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज क्यों होगी, अब बताइए भाई साहब। देखिए आप फॉर्मूला को रिकॉल कीजिए, ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या है, जब आप बहुत बड़े हाइट पे जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये कितना हो जाएगा, बोलो, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है, आर प्लस एच। इसका समझ लो हमने कांस्टेंट वैल्यू ले लिया, लेट्स से ये है कुछ वैल्यू, ठीक है, एक कांस्टेंट है, यहां पे r प्लस एच बढ़ता जाएगा और ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव में तो अगर r प्लस एच बढ़ता जाएगा तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, अगर ये वैल्यू कम होती जाएगी तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या समझ में आ रहा है, देखो ऐसे देखो भाई साहब, -1 -2 -3 -4, -1 इज ग्रेटर देन -2 बोल सकते हैं कि नहीं, है ना, -2 इज ग्रेटर देन -3 ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, तो आपका ये फ्रैक्शनल का वैल्यू क्या होता जाएगा, दिस फ्रैक्शनल वैल्यू विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, however since it is negative this gravitational potential energy will keep on increasing, ठीक है। fractional value is decreasing because of this increase, तो अगर fractional value decrease हो रही है तो आपका fractional value के सामने negative लग रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होता जा रहा है, increase होता जा रहा है, इस concept से ऐसे देख लो, समझ लो, यहाँ पे let's say 5 6 कुछ भी है constant, इस पे ध्यान मत दो, यहाँ पे आपका r प्लस एच है भाई साहब 3, ठीक है। अभी आप आते हैं 5 6 constant कुछ भी रहेगा, सेम ही रहेगा वो, ठीक है, माइनस, और ये r प्लस एच हो गया आपका 4। मुझे बताओ इन दोनों में भाई साहब बड़ा कौन, फ्रैक्शन, नेगेटिव पे मत जाओ, 5/3 और 5/4 में कौन बड़ा है भाई साहब, 5/3 इज मोर, 5/3 इज मोर, ओके। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 5/3 इज मोर, तो जैसे हम लिखते हैं कैसा, देखो 3 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन जैसे हमने माइनस कर दिया तो -2 विल बी ग्रेटर देन -3, अभी तुम माइनस डालो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी मोर, ठीक है। सो जैसे जैसे आपका भाई साहब हाइट बढ़ेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हियर इज मोर देन दिस, क्लियर है, ओके। अ बॉल फॉल्स ऑन अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, ठीक है, ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, अज्यूमिंग दैट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स स्पीड on reaching the ground and the height of the table। चलिए भाई साहब अटेम्प्ट कीजिए जरा फटाक से, अ बॉल फॉल्स फ्रॉम अ टेबल, तो ये फ्री फॉल वाला केस है, ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट, अ केस ऑफ फ्री फॉल। और फ्री फॉल में क्या हो जाएगा भाई साहब, इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 0, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बोलो g, आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फटाफट लिख दिया,
ठीक है। v इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, u प्लस ए टी होता है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ए की जगह पे हो गया g, gt हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है बोलो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये वाला फैक्टर तो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी s इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। और क्या है भाई साहब, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो ये u तो आपका जीरो हो गया है, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2gs। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं फॉर फ्री फॉल, ठीक है। ओके, अ बॉल फॉल्स फ्रॉम अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकंड। टाइम कितना है आपका 1 सेकंड। g की वैल्यू कितनी है भाई साहब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो स्पीड कैलकुलेट करना है आपको। देखो आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे डिपेंड करता है कि आपके अननोन क्वांटिटीज कितने हैं, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, एज्यूमिंग दिस कैलकुलेट इट स्पीड, तो आपको v कैलकुलेट करना है भाई साहब, ठीक है। ये एंड द हाइट ऑफ द टेबल, मतलब s भी कैलकुलेट करना है। ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। v इज इक्वल टू जी टी, इस पे अगर हम आते हैं, क्या हमको v मालूम है, नहीं। g हमको मालूम है, क्या हमको t मालूम है, यस। तो ये दोनों हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो v की वैल्यू g इंटू टी, तो ये हो गया भाई साहब 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड लगा इसको भाई साहब, कैंसलम, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। सो ऑन रीचिंग द ग्राउंड द वेलोसिटी इज हाउ मच पीपल, 10 मीटर पर सेकेंड। s की वैल्यू आप इस पे आइए भाई साहब, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। क्या इसको आप यूज कर सकते हैं, ये अननोन है, ये नोन है, ये भी नोन है और ये भी नोन है, ठीक है। सो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, सो दिस विल बी हाउ मच 5। तो s की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 5 मीटर्स, ठीक है। s की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब आपकी 5 मीटर्स। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये, ओके। 5 मीटर एंड 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, ओके। An iron ball of mass 3 kg is released from a height of 125 meter and falls freely to the ground. Assuming that the value of g is 10 meter per second square, calculate the time taken by the ball to reach the ground, velocity of the ball on reaching the ground. चलिए फटाक से करना है इसको, फटाक से। तुमको ना कभी कभी सवाल अगर तुम देखोगे ना, तुम्हारा कुछ बॉटल तो गिर गया, ओके। सवाल जब आप देखोगे ना तो कभी कभी आप देखोगे कि कुछ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिया रहता है, फालतू का इंफॉर्मेशन कुछ सवाल में दिया रहता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक चीज जो यहाँ पे दी हुई है वो ये मास, इसका कोई लेना देना नहीं है। इस सवाल पे मास का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे आपका जो चीजें लग रही हैं उसका मास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, तो आपका s का वैल्यू यहाँ पे कितना है बोलो 125 मीटर। फ्री फॉल वाला केस है ये, ठीक है। फ्री फॉल का केस है तो आप u की वैल्यू क्या ले लेंगे भाई साहब 0, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ g, यहाँ पे g की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। आपको यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करना है। फटाफट भाई साहब यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लीजिए। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा gt हो जाएगा, u तो आपका 0 है यहाँ पे, v इज इक्वल टू gt, ओके। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा बोलो, s इज इक्वल टू हाफ gt का स्क्वायर, ये होगा दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्लियर है। क्या फाइंड करना है आपको भाई साहब टाइम। यहाँ पे देखो v की वैल्यू मालूम है आपको, ठीक है, v की वैल्यू नहीं मालूम है, t की वैल्यू भी नहीं मालूम है, तो इस इक्वेशन को फिलहाल यूज नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टाइम, ठीक है। s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, s की वैल्यू मालूम है, इट इज नोन टू अस। हाफ g की वैल्यू मालूम है, यस इट इज नोन टू अस। और t हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। s इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, इस 2 को इधर लो तो 2s, इस g को नीचे लो, g इज इक्वल टू t का स्क्वायर। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2
2s बाई जी, सो दैट विल बी हाउ मच, 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है देखो 125, और यहाँ पे जी की वैल्यू है आपका कितना 10, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 25 जा अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेकेंड्स, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड विल बी 5 सेकेंड्स, ठीक है। ओके, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, क्या अभी आपको जी मालूम है और टी भी मालूम है, तो इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी हो जाएगी जी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम दैट इज 5 सेकेंड, ये कैंसलम, तो ये हो गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 50 मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम टेकन इज 5 सेकेंड्स, क्लियर है। एस तो v इज इक्वल टू यू टी, हम इससे भाई साहब निकाल सकते हैं 5 सेकेंड्स एंड 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लैनेट। चलिए फटाफट, वहां पे भी फ्री फॉल हुआ है। An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. तो आपको s की वैल्यू यहां पे दी हुई है, कितनी है भाई साहब, s की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर, कितना टाइम लग रहा है, t की वैल्यू दी हुई है, टाइम इज 5 सेकेंड्स, द वैल्यू ऑफ g कितना हो जाएगा, उसका वहां पे g का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे अगर s इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ g t का स्क्वायर यूज कर सकते हैं, किसके लिए, फ्री फॉल के लिए। तो यहाँ पे आपको s मालूम है, t मालूम है, g को कैलकुलेट करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो 2s बाई टी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू g, है ना भाई, 2 इंटू एस अपॉन टी का स्क्वायर दैट विल बी g। तो g की वैल्यू उस प्लैनेट पे कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एस दैट इज 5 अपॉन टी का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 2 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 5, कैंसलम 2 बाई 5 हो गया, ये 2 बाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो 5 हो गया, 2 हो गया, 0.4 हो जाएगा, ठीक है। सो g की वैल्यू कितनी हो गई 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस प्लैनेट में इतना हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। .4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर, ठीक है, ओके। An object thrown vertically upwards reaches a height of 500 meter. What was its initial velocity? How long will the object take to come back on earth? चलिए फटाफट। An object thrown vertically upwards, एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है वैसा वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट हैज बीन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऑब्वियसली इसका एक वेलोसिटी था, तो इनिशियल वेलोसिटी तो रहेगा ही, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, अभी रिटर्न करेगा, ठीक है। वर्टिकली रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर्स, तो कितना हाइट इसने कवर कर लिया भाई साहब 500 मीटर्स, ठीक है, ओके। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो आपका यहां पे देखो v इज इक्वल टू u, और यहां पे क्या हो जाएगा गोइंग अपवर्ड्स के लिए क्या हो जाएगा -g इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अपवर्ड मोशन विल बी -g, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। क्या आपको v मालूम है, यहाँ पे v मालूम है, क्या आपको u मालूम है, नहीं मालूम है, g यस इट इज नोन, क्या t मालूम है, नहीं मालूम है, सो वी कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, s मालूम है, यहाँ पे u नहीं मालूम और हमको t भी नहीं मालूम, तो इसको भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी इक्वेशन में 2 क्वांटिटीज हैं जो आपको नहीं मालूम है, तो उस इक्वेशन को आप यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरे इक्वेशन पे जाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, v मालूम है, g मालूम है, s भी मालूम है, सिर्फ u नहीं मालूम, तो इसको हम यूज कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, वी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0, यू स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा बोलो यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू जी का वैल्यू यहाँ पे कितना है भाई साहब 10 इंटू एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 500, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब 2 5 10, ठीक है, 10 हो गया, और 1 2 3
कितना हो रहा है भाई साहब, 2 5 ज़ा 10 और 4 जीरो हो गया ना, है ना, 10,000 हो गया ना, 2 5 ज़ा 10 और उसके 3 जीरोस, ठीक है, 4 जीरो हो गए यहाँ पे। u स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 10,000, दैट इज हाउ मच, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम बैक ऑन अर्थ, कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अभी कितना टाइम लगेगा इसको, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी निकाली आपने 100 माइनस यहाँ पे 10 इंटू टी, तो इसको इधर ले लीजिए, तो ये हो गया 10t इज इक्वल टू 100, तो t की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 10 सेकेंड्स, ठीक है, ये हो गया 10 सेकेंड्स। तो कितना टोटल टाइम लगेगा उसको वापस आने में, 10 प्लस 10, टाइम ऑफ असेंट इज 10 सेकेंड्स, टाइम ऑफ डिसेंट इज 10 सेकेंड्स, सो टोटल टाइम टेकन विल बी 20 सेकेंड्स, ठीक है, क्लियर। तो आपका देखो 100 मीटर पर सेकंड आया इनिशियल वेलोसिटी एंड टोटल टाइम टेकन इज 20 सेकंड्स, ओके। अ मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 490 मीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। चलिए फटाक से करना है इसको, फटाक से बोले तो फटाक से, हो गया, रन रन रन। देखो अगेन कंफ्यूज करने के लिए आपको 5 kg दिया गया है, 5 kg का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फ्री फॉल का केस है ये, फ्री फॉल के केस में क्या हो जाएगा भाई साहब, फ्री फॉल के केस में आपका u कितना होगा 0 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा आपका g, ठीक है। फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, s आपका कितना दिया हुआ यहाँ पे 490 मीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। अ मेटल बॉल ऑफ दिस, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो आपका भाई साहब यहाँ पे s की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ जी टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे t का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो 2s बाई जी, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो अंडर रूट 2s बाई जी, तो t की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2s, 2 इंटू 490 अपॉन 9.8, है ना, 9.8, 9.85 जा होता है 490, 95 तो 45 है ना, 50 हो गया ये, तो ये हो गया टाइम कितना हो गया भाई साहब 50 इंटू 2 दैट इज 100, तो टाइम विल बी 10 सेकेंड्स, दिस विल बी द टाइम। अ मेटल बॉल ऑफ दिस, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, इट विल टेक 10 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। टेन सेकेंड्स। एस्केप वेलोसिटी, तो भाई साहब एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर कोई बॉडी निकल जाती है तो उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगर हमने किसी बॉडी को लॉन्च किया है किसी वेलोसिटी से, समझ लो अर्थ के इस पॉइंट से बॉडी लॉन्च हुई है, घूमते 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 भाई साहब दिस एक्चुअली क्रॉसेस अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। द मिनिमम वेलोसिटी विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ प्लैनेट और मून so that it escapes from the gravitational influence of the planet or moon is known as escape velocity. In case of earth it is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी बॉडी को अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अर्थ से लॉन्च करेंगे तो वो वापस नहीं आएगी, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक, ओके। एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट which is of mass m moving with initial velocity to escape velocity on the surface of the earth. The kinetic energy of the object is भाई साहब कितना, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस जी एम एम बाई आर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस, तो हाफ, तो आपका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर, ठीक है। द ऑब्जेक्ट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड कम्स टू रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, तो आपका क्या हो जाएगा, इस बॉडी का अभी वो एस्केप कर चुका है तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। ऑब्जेक्ट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कम्स टू रेस्ट। मेरे पास ना हंसने के लिए बहुत कुछ है, तुम्हारा वो जो 1-2 मार्क्स मिलता है ना वो मेरे लिए बहुत है, और उससे भी तुम आज ज़्यादा ला नहीं सकते। मेरी खांसी पे तुमको जो हंसी आ रही है ना, तो मैंने तो फिर यहाँ पे हंस के लोटपोट हो जाऊं, इतने बड़े जोकर हो तुम। तुम्हारा रिलेशनशिप ना सिर्फ तुम्हारे एनवायरनमेंट के साथ है, इधर से तुमको कुछ मतलब नहीं है, इधर भी खाली रहेगा,
देयर इज गोइंग टू बी नो सिग्निफिकेंट चेंज इन योर एकेडमिक लाइफ until unless this improves. तुम्हारा thought process ऐसा ही है. The object escapes the gravitational force of the earth and comes to rest at infinite distance from the earth. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भाई साहब आपकी कितनी हो जाएगी? जीरो. पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस GMM बाई इन्फिनिटी, दैट इज जीरो. तो टोटल एनर्जी क्या हो गई भाई साहब? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी जीरो. ठीक है, तो आपका टोटल एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाफ mv² एस्केप माइनस GMM बाई आर, दिस इज इक्वल टू जीरो. v² एस्केप ये हो जाएगा 2gm बाई आर, दिस विल बी एस्केप वेलोसिटी 2gmm बाई आर. क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? तो आपका एस्केप वेलोसिटी हो गया दिस. सो वी हैव एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट में अगर हम करेंगे तो gm बाई जी आर का स्क्वायर, तो 2gr का स्क्वायर बाई आर, तो दिस विल बी अंडर रूट 2gr. ठीक है, इक्वेशन 3 और 5. देखो हो क्या रहा है, किसी बॉडी का अगर हम देखेंगे एस्केप वेलोसिटी कैसा निकालते हैं हम. ये एक अर्थ है, अर्थ का ये हो गया भाई साहब रेडियस, ये हो गया मास. कोई बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, देयर इज अ बॉडी हियर. इसको अगर हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, इसको हमने एक वेलोसिटी से लॉन्च किया हुआ है, एस्केप वेलोसिटी बोल रहे हैं हम इसको. ऐसे लॉन्च किया कि भाई साहब ये हमारे ऑर्बिट के बाहर चला गया. ठीक है, ओके. कभी भी टोटल एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा आपका? पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना है? हाफ mv एस्केप वेलोसिटी है, इसका स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा क्या होता है? gm बाई आर, gmm बाई आर हो जाएगा भाई साहब. ठीक है, क्लियर है? ओके. जब ये बॉडी एक ऐसे जगह पे पहुंच गई है जहां पे ये वापस नहीं आ रही है, तो वहां पे जाके ये बॉडी रेस्ट पे आ गई है, हमने ये मान लिया है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या हो जाएगी? जीरो. और एनर्जी जो है तो कंजर्व रहती है. जो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है वही इस पॉइंट पे भी इसकी क्या रहेगी? एनर्जी. जो इस पॉइंट पे एनर्जी है वही इस पॉइंट पे भी एनर्जी रहेगी. मतलब इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी है भाई साहब? इतनी. और इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए? हाफ mv स्क्वायर. ये तो जीरो हो गया. और ये क्या हो जाएगा? gmm बाई कितना हो जाएगा भाई साहब? r. ठीक है, क्लियर है? ओके. सो अगर हम इसको इफ वी कंसीडर, ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है? तो देखो यहां पे क्या किया गया, काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे क्या हो गई है? जीरो. और यहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी भी आपका जीरो हो जाएगा. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, हमने यहां पे जो बॉडी को लॉन्च किया है, देखो यहां पे जो बॉडी को लॉन्च किया है, दिस इज बेसिकली अर्थ. यहां पे रेडियस कितना है? r. ठीक है, और यहां पे ये बॉडी यहां पे आई है. ठीक है, तो यहां पे रेडियस r है, यहां पे कितना हो जाएगा? r प्लस h. और इस डिस्टेंस पे भाई साहब आपका बॉडी रेस्ट पे आ गया है. रेस्ट पे आ गया है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भाई साहब कितना हो गया है? जीरो. पोटेंशियल एनर्जी हमको मालूम है क्या होता है भाई साहब? माइनस GMM बाई आर होता है. ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है. जब आपका इनफाइनाइट नीचे आता है माइनस GMM बाई इन्फिनिटी, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1/0 हो गया. तो जीरो ऊपर चला गया तो ये भी जीरो हो गया आपका. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया. यहां पे जब हम लॉन्च कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ mv एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी कितना है? gmm बाई आर. ठीक है, और यहां पे टोटल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो. ये वाली जो टोटल एनर्जी है और ये वाली जो टोटल एनर्जी है, बोथ विल बी द सेम. व्हाई? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन द सेम. तो यहां पे हाफ mv एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू gmm बाई आर. ठीक है, ये मास और ये मास भाई साहब कैंसिल हो गया. v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm बाई आर. है कि नहीं? क्लियर है भाई? इस 2 को इधर लिया और ये v स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो गया? 2gm बाई आर. तो v का एस्केप वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2gm बाई आर. ये हो जाएगा आपका एस्केप वेलोसिटी. और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी भाई साहब वैल्यूज डाले, यहाँ पे 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11. मास ऑफ अर्थ है आपका 6 इंटू 10⁻24. यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ हो गया आपका 6.4 इंटू 10⁻6. ये तमाम चीज़ें करेंगे आपको आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. दैट विल बी द एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, इस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी. ये बेसिकली डेरिवेशन है इसका. ठीक है, तो टोटल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए वी हैव अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन. ठीक है, द मिनिमम वेलोसिटी
और एक और चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे, देखो जब आप डिराइव कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपका कितना आया, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू, नहीं 11.2 की पहले जो डेरिवेशन था उसमें क्या था आपका, व्हाट वाज इट, 2gm/r, ठीक है। ओके, अभी अगर आप g देखोगे क्या होता है, g होता है आपका gm/r का स्क्वायर, तो इस gm की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, gr का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, है ना, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, हालांकि इसका वैल्यू कितना आएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये जो gm है यहाँ पे, इसको आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, gr स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो, अपॉन r हो गया, कैंसलम तो कितना आ गया भाई साहब आपका 2gr, तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr, एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2gr, क्लियर है, ओके। The minimum velocity of the spacecraft to escape from Earth's gravitational force must be how much, 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका केपलर्स लॉ का अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग ऑन द चैप्टर। केपलर्स लॉ में क्या है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, वेयर टाइम इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। ये हो गया आपका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ बॉडी, और आर हो गया आपका एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच द बॉडी इज रिवॉल्विंग, t1/t2 आपका r1/r2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज F इज इक्वल टू g m1m2/r का स्क्वायर, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, gfr²/m1m2, ठीक है। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी gm/r का स्क्वायर, ठीक है। काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं, ये तो आप पढ़ चुके हैं। फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी u की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब आपकी 0 और a की वैल्यू हो जाएगी g, तो v इज इक्वल टू gt, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, या s इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ gt का स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर हो जाएगा 2gh, ठीक है। फॉर अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स, तो आपको अगर किसी बॉडी को आप अपवर्ड्स थ्रो कर रहे हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहेगी, तो v इज इक्वल टू u माइनस gt अगर आप करेंगे तो u माइनस gt आ जाएगा, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो दीज आर थिंग्स विच विल हैपन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ये हो जाएगा आपका माइनस gmm/r, अगर बहुत ऊपर हाइट पे है तो ये हो जाएगा माइनस gm/r+h, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी भाई साहब 2gm/r, ये डेरिवेशन हमने किया, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज अंडर रूट 2gr, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द एंटायर चैप्टर एट अ ग्लांस। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, प्लैनेट्स, ये केपलर का अगर आप लॉ देखेंगे तो 3 लॉज हैं। प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन, और सन दो में से एक फोकाई पे वो रहेगा, ठीक है। लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हमने उस दिन देखा कि ये वाला जो एरिया है वो ये वाले एरिया के बराबर होगा। स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल रेवोल्यूशन पीरियड, टाइम पीरियड का स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। न्यूटन के लॉज भाई साहब क्या हो जाएगा, gm1m2/r², एस्केप वेलोसिटी जो हमने अभी डिराइव किया, g इज इक्वल टू gm/r का स्क्वायर, w इज इक्वल टू mg, g इज द हाईएस्ट एट द पोल्स एंड लोवेस्ट एट द इक्वेटर। क्यों 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 क्योंकि इक्वेटर में रेडियस कम हो जाएगा, ठीक है, रेडियस ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए उसका भाई साहब लोवेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेप्थ। थैंक यू। Gravitation basically is people complete. I think I have spent a lot of time with CBSE for gravitation. आपका हालांकि ग्रेविटेशन का एक और पोर्शन है थ्रस्ट एंड प्रेशर का, विच आई विल डू सेपरेटली, बट ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट्स है, केपलर्स के जो लॉ हैं, एस्केप वेलोसिटी, फ्री फॉल, और आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारे जो तमाम चीज़ें ग्रेविटेशन से जुड़ी हुई हैं, दैट इज बेसिकली कंप्लीट, ठीक है। थर्स्ट प्रेशर जो भी है आप लोगों का, दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन द नेक्स्ट स्लॉट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल